सभी व्यूअर्स को सुरेश स्वदेशी का नमस्कार। आज का वीडियो बेस्ड है एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 7 बुक हिस्ट्री चैप्टर 3 दिल्ली सुल्तान और द दिल्ली सुल्तान अर्थात दिल्ली के सुल्तान। सल्तनत काल जो भारतीय इतिहास में माना जाता है वो अवधि है जहां मोहम्मद गोरी ने जब भारत में अपने शासन की स्थापना की। एक्चुअली मोहम्मद गोरी तो नहीं कर पाया, उसका जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने जो मामलुक वंश या दास वंश का शासन स्थापित किया। वहां से लेकर के और मुगलों के आगमन से ठीक पहले तक का जो कार्यकाल है या अवधि है, टाइम है इतिहास में, उसे सल्तनत पीरियड या सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। तो इस इन्हीं सब के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। क्या क्या बातें हैं, फैक्ट्स क्या क्या हैं, वही हम इसमें देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। और स्टार्ट करने से ठीक पहले हम इसकी की टर्म्स को देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी मुख्य शब्दावली यूज हुई है, तो वो देख लें। सबसे पहले मैं बात करूंगा देहलीवाल। देहलीवाल एक जगह थी जहां पर सिक्कों का ढालने का काम, सिक्कों के ढालने का काम होता था, अर्थात सिक्के बनाए जाते थे। तो द प्लेस वेयर कॉइन्स वर मिंटेड, देहलीवाल। तारीख, तारीख जो है पार्शियन लैंग्वेज वर्ड है जिसका मीन होता है हिस्ट्री, इतिहास। त्वारिख, ये तारीख जो शब्द है उसका प्लूरल है, प्लूरल ऑफ तारीख, त्वारिख। बर्थराइट, इट रेफर्स टू द प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ द बर्थ। जन्म के आधार पर मिलने वाले अधिकारों को जो है बर्थ राइट कहा जाता है। जेंडर डिस्टिंक्शंस, लिंग के भेदभाव, लिंग के आधार पर भेदभाव। तो सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड विमेन, तो महिला और पुरुषों के मध्य जो सामाजिक और जैविक जो अंतर पाए जाते हैं उनके जेंडर डिस्टिंक्शंस कहा गया है। हिंटरलैंड, it refers to the land adjacent to a city or port that supply it with goods and services। किसी भी शहर के आसपास का जो क्षेत्र होता है, जो जहां से शहर को बहुत सारी चीजों की सप्लाई, सामान और सेवाओं की सप्लाई प्राप्त होती है, वो हिंटरलैंड कहलाता है। गैरिशन टाउन, इट रेफर्स टू ए टाउन which is fortified with soldiers। एक ऐसा कस्बा या टाउन जो जिसके चारों तरफ से उसको किलेबंद किया गया है, दीवार से कवर किया हुआ है और वहां सैनिक भी सुरक्षा में लगे होते हैं, उन्हें गैरिशन टाउन्स कहा गया है। मॉस्क्यू, इट इज कॉल्ड ए मस्जिद इन अरेबिक, अरेबिक में इसे मस्जिद कहा जाता है और इसका जो मीन होता है वो सीधा सा है कि जहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं अल्लाह की इबादत करने के लिए प्रोस्ट्रेट करते हुए लेट करके जो प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जो भी है, तो उस स्थान को मॉस्क्यू कहा जाता है। अर्थात सीधे से कह सकता हूँ कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को जो पूजा स्थल है, भगवान की इबादत का जो स्थल है, वो मॉस्क्यू है। नमाज, इट रेफर्स टू द प्रेयर ऑफर्ड बाय ए मुस्लिम, मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा जो प्रार्थना की जाती है अल्लाह के लिए, अल्लाह को, उनको नमाज कहा जाता है। इमाम, स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द मुस्लिम्स, मुस्लिम समुदाय के जो आध्यात्मिक नेता होते हैं उन्हें इमाम कहा जाता है। खुतबा, ये धार्मिक उपदेश होते हैं, सरमन्स होते हैं। क्लाइंट, समवन हु इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर, ए डिपेंडेंट और हैंगर ऑन, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे पर निर्भर करता है सुरक्षा के लिए और डिपेंडेंट होता है, उसे क्लाइंट कहा गया है। इक्ता, द टेरिटरीज अंडर द मिलिट्री कमांडर्स वर नोन एज इक्ता, ये इल्तुतमिश एक शासक हुए, उनके द्वारा चालू की गई प्रणाली थी जिसमें एक निश्चित एरिया जो था उसको इक्ता कहा गया। खराज, द टैक्स ऑन कल्टीवेशन वाज नोन एज खराज, कृषि के ऊपर लगाया गया जो कर था उसे खराज कहा गया। बंदगान, द अर्ली दिल्ली सुल्तान्स एस्पेशली इल्तुतमिश फेवर्ड द स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विसेज, अर्थात इल्तुतमिश ने खास करके दासों को महत्व दिया जो कि सेना में भर्ती किए जाते थे। दिस स्लेव्स वर नोन एज बंदगान इन पर्शिया, ये पर्शिया में जो है बंदगान के नाम से जाने जाते थे। तो ये थी कुछ की टर्म्स जो इस चैप्टर में डिस्कस हुई हैं, जिनकी जानकारी हमें जो होनी चाहिए थी। अब टाइमलाइन, ये जो मैं अभी टाइम पीरियड की बात कर रहा था कि लगभग 1206
ये उससे पहले जब तराइन के दो युद्ध हुए, जिसमें प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को डिफीट किया 1191 में, एंड सेकंड जो तराइन हुआ 1192 नेक्स्ट ईयर, उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया। और तभी से भारत में जो है इन जो शासक थे, मुस्लिम शासक, उनका रूल एस्टेब्लिश होने की प्रोसेस स्टार्ट हुई। और 1206 में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, उसके बाद उसके स्लेव कमांडर, जो इंडिया का कमांडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने भारत में व्यवस्थित रूप से इस्लामिक शासन की स्थापना की। तो ये जो यहाँ से प्रारंभ हुआ इस्लामिक शासन, वो 1526 तक चला, मुगलों के आगमन तक। तो ये अवधि सल्तनत पीरियड है, तो इसमें बहुत सारे डायनेस्टीज ने रूल किया। तो वो टाइमलाइन कौन सी है, उसी को हम यहाँ देख रहे हैं। द रूलर्स ऑफ दिल्ली, एक बुक में एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली के शासकों की बात की गई है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो इस्लामिक शासक आए, टर्किश जो रूलर्स आए, तुर्की शासक आए, उनसे पहले यह राजपूत राजवंश का शासन था। उसमें सबसे पहले तोमर शासक, तोमर वंश के शासक थे, जिसमें अनंगपाल फेमस था। और ये अर्ली 12th सेंचुरी जो थी, शुरुआती 12वीं शताब्दी के स्टार्टिंग से लेके और 1165 तक ये रहे। इसमें अनंगपाल फेमस था, जो 1130 1130 टू 1145 रहा। इसके बाद चौहान डायनेस्टी, चौहान वंश का शासन रहा, जो कि 1165 से 1192 तक रहा। इसमें जो इम्पोर्टेंट रूलर था वो था पृथ्वीराज चौहान, जिसका शासन 1175 से 1192 ईस्वी तक रहा। इसके बाद जो टर्किश रूलर्स थे, तुर्की सुल्तान थे, शासक थे, उनका शासन स्थापित हुआ। ये 1206 से 1290, जिसे स्लेव डायनेस्टी कहा गया। तो सबसे पहला शासक इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 से 1210। उसके बाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236। उसके बाद रजिया सुल्ताना 1236 से 1240। फिर गियासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। ये इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। बीच में कई और भी बने, लेकिन उनका ज्यादा इंपॉर्टेंस हिस्ट्री में नहीं आता है। उसके बाद 1290 1290 में खलजी डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई, जो कि 1320 तक चली। जलालुद्दीन खलजी 1290 टू 1296, अलाउद्दीन खलजी 1296 टू 1316 तक इसका शासन रहा। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी 1320 टू 1414 तक इसका शासन रहा, जिसमें गियासुद्दीन तुगलक 1320 टू 1324, मोहम्मद तुगलक 1324 टू 1351, ये इंपॉर्टेंट जो रूलर था। फिरोज तो शाह तुगलक 1351 टू 1388। उसके बाद कुछ और छोटे रूलर्स थे जिन्होंने शासन किया। नेक्स्ट 1414 टू 1451 सैयद डायनेस्टी ने रूल किया। इसमें खिजर खान जो थे वो इसके एस्टेब्लिशर और फाउंडर थे। 1414 टू 1421 तक इनका शासन रहा। उसके बाद लोधी डायनेस्टी 1451 टू 1526, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी, ये तीन शासक इसके हुए। तो इसमें जो फाउंडर था वो बहलोल लोधी, जो 1451 से 1489 तक शासक रहा। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट कुछ डायनेस्टीज थी। तो यहाँ कुछ और भी बातें हुई है, तो ये हम बात कर ही चुके हैं, उन्हीं बातों को यहाँ थोड़ा सा रिपीटिशन में है। अर्ली 12th century to 1165 reign of तोमरा राजपूत, 1175 to 92 चौहान डायनेस्टी, और प्रदेश में विशेषकर पृथ्वीराज चौहान का शासन रहा। 1206 to 1210 reign of कुतुबुद्दीन ऐबक, 1236 रजिया सुल्तान, 1240 रजिया वाज डिथ्रोन्ड, यहाँ पर रजिया को जो है मार दिया गया, सिंहासन से हटा दिया गया। 1296 to 1316 ये अलाउद्दीन खलजी जो थे उनका शासन रहा। 1324 to 1351 reign of Muhammad bin Tughlaq, 1351 to 1388 reign of Firoz Shah Tughlaq, 1414 1421 reign of Khizr Khan belonging to Sayyid dynasty. उसके बाद 1451 to 1489 reign of बहलोल लोधी एंड ये मुगल डायनेस्टी का शासन था, बाद की बात है। 1540 to 1555 शेर शाह जो है वो अफगान रूलर थे, जिन्होंने दिल्ली में अपनी जो है
पावर और रूल एस्टेब्लिश किया। अब हम इस चैप्टर में जो की फैक्टर्स डिस्कस किए गए उनकी बात कर रहे हैं। दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ ए किंगडम अंडर द तोमरा राजपूत। तो ये दिल्ली जो सिटी है, हम सिटी की बात करें तो ये तोमरा जो शासक थे, तोमर वंश के जो शासक थे, राजपूत किंग रूलर्स, उनके अंडर में ये राजधानी बनाई गई थी। It was only under the rule of Tomar and Chauhan that Delhi flourished as an important commercial center. तोमर और चौहान डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनके अंडर में ही दिल्ली जो है एक महत्वपूर्ण कॉमर्शियल सेक्टर, इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर या व्यापारिक केंद्र बना। ये कुछ सेलेक्टेड सिटीज थी जो सल्तनत पीरियड में दिल्ली और उसके आसपास में 13-14 सेंचुरीज में बनाई गई। तो इसमें जैसे फिरोजाबाद, जो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया, तुगलकाबाद इज देयर, आदिलाबाद, दिल्ली एक कोहना, उसके बाद जहां पनाह नगर, सीरी जो अलाउद्दीन खिलजी ने एस्टेब्लिश किया। तो ये कुछ और भी सिटीज थी जिनको मिला करके वर्तमान दिल्ली आपको नजर आता है। The city was inhabited by many Jain merchants, who also constructed a number of temples. Coins known as Dahliwal were minted here and had a wide circulation. दिल्ली में जो है बहुत सारे जैन व्यापारी रहते थे और उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स यहाँ पर बनाए, और कॉइन्स जिन्हें दहलीवाल के नाम से जाना जाता है वो यहाँ पर ढाले जाते थे, बनाए जाते थे, और ये इनका सर्कुलेशन जो था, प्रचलन जो था, काफी वृहद स्तर पे था। Delhi Sultan played the most vital role in the transformation of Delhi into a capital which controlled vast areas of the subcontinent. दिल्ली सल्तनत जो शासन हुआ या शासक हुए, उनके समय दिल्ली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर और लोकेशन बनी, राजधानी बनी, और यहाँ से इस सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े एरिया पे कंट्रोल भी किया गया। Inscriptions, coins and architecture provide a lot of information, but especially significant are histories, Tariq singular and Tariq plural, written in Persian, the language of administration under Delhi Sultan. बहुत सारे अभिलेख, कॉइन्स यानी सिक्के, आर्किटेक्चर यानी बिल्डिंग्स वगैरह जो स्थापत्य कला के जो उदाहरण हैं, वो हमें बहुत सारी जानकारियां उस समय के बारे में देते हैं। बट इनमें भी खास करके जो इम्पोर्टेंट है वो हिस्ट्रीज हैं या फिर तारीख और त्वारीख, ये हम बात कर चुके हैं। तारीख सिंगुलर है पर्शियन लैंग्वेज में, और त्वारीख जो है प्लूरल है। और दिल्ली सुल्तानों का शासन कैसा रहा, और जो लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी इन शासकों की, जो टर्किश रूलर्स थे इनकी जो लैंग्वेज रही वो पर्शियन रही। हिंदी में इसे फारसी कह दिया जाता है। त्वारीख वर रिटन बाय लर्नेड मैन, secretaries, administrators, poets and courtiers who lived in the cities, mainly Delhi. तारीख जो थी वो खास करके जो विद्वान लोग थे या सेक्रेटरीज हुआ करते थे या प्रशासक थे या कवि थे या दरबारी जो लोग थे, जो कि खास करके शहरों में रहते थे और स्पेशली दिल्ली में रहते थे, उनके द्वारा लिखी गई हैं। They were written for the sultan with anticipation of rich rewards. इनके लिखने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि सुल्तान खुश होगा और उनको रिवॉर्ड्स देगा। They also advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule based on birthright and gender distinctions not shared by everyone. इन्होंने शासकों को कैसे प्रशासन चलाया जाए, गवर्नेंस कैसे की जाए, उस पर भी जो है बहुत सारी सलाह सुझाव दिए, और इन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि शासक को, रूलर को शासन बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शंस के आधार पे करना चाहिए। रूलर्स की बात करें तो रूलर्स अपन वैसे तो चार्ट देख चुके हैं, एक और क्विक व्यू यहाँ पर देख लेते हैं, रिवीजन। तोमर्स अर्ली 12th सेंचुरी टू 1165, चौहान 1165 टू 92, पृथ्वीराज चौहान उसमें जो 1175 टू 1192 तक रहा, और दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर बना इस टाइम पर। स्लेव डायनेस्टी की बात करें तो 1206 टू 1290, जिसमें 1236 में रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की जो पुत्री थी वो शासकिका बनी, एंड बाद में उसे 1240 में उसी के कॉर्टियर्स ने हटा करके और उसकी हत्या करवा दी। उसके बाद खलजी डायनेस्टी 1290 टू 1320, एक्सटर्नल फ्रंटियर वाज द नेक्स्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन व्हिच स्टार्टेड विद अलाउद्दीन खलजी इन सदर्न इंडिया। यहाँ पर जो बाहरी सीमाएं थी
सल्तनत कालीन शासकों की साम्राज्य की वो दक्षिण भारत की तरफ फैली और खास करके अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। Alauddin Khalji, the most important ruler of Khalji dynasty, introduced the system of market control and administrative measures in order to maintain a large standing army. अलाउद्दीन खिलजी पहली बार एक ऐसा शासक हुआ इस मध्यकालीन अवधि में जिसने एक स्थायी आर्मी रखने की कोशिश की, और उसके लिए जो रिसोर्सेज अलॉटमेंट या मैनेजमेंट था वो उसने मार्केट कंट्रोल और प्रशासनिक सुधार करके किया। तुगलक डायनेस्टी 1320 टू 1414, इसमें भी एक्सटर्नल फ्रंटियर, बाहरी जो साम्राज्य की सीमाएं थी वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे काफी विस्तृत हुई। ही इंट्रोड्यूस 3 प्रोजेक्ट्स, उसके 3 योजनाएं जो हैं वो महत्वपूर्ण रही और तीनों ही असफल रही, जिसके कारण उसे इतिहास में एक पागल शासक की उपाधि दी जाती है। ये कौन सा थे? एक तो शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, उसने जो राजधानी है वो दिल्ली के स्थान पे जो महाराष्ट्र में दौलताबाद या देवगिरी था वहां पर स्थानांतरित करने की कोशिश की। द इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, सोना चांदी की, गोल्ड और सिल्वर की कमी होने की वजह से उसने जो है सिक्के दूसरे जो टोकन करेंसी के रूप में चलाने का प्रयास किया, जो बाद में सफल रहा। इसके अलावा गंगा और यमुना रिवर्स के बीच का जो प्रोडक्टिव एरिया था, दोआब जिसे कहते हैं, उसमें उसने टैक्स बढ़ा दिया, लैंड टैक्स 50% तक, और ये भी योजना उसकी फेल रही। कुल मिलाकर के उसने जो भी योजनाएं चलाई वो फेल हो गई। सैयद डायनेस्टी 1414 टू 1451, ये शिया डायनेस्टी थी। शिया और सुन्नी जो मुस्लिम कम्युनिटी में माने जाते हैं, 2 सेक्शंस हैं, समुदाय हैं, उसमें से शिया समुदाय का एकमात्र शासक डायनेस्टी राजवंश यही था। लोधी डायनेस्टी, ये अफगानी थे। 1451 टू 1526 इनका शासन चला। 3 इसमें इंपॉर्टेंट किंग्स रूलर्स हुए, जिनमें सबसे पहले बहलोल लोधी, बाद में सिकंदर लोधी और द इब्राहिम लोधी। अब है कुछ फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान। दिल्ली सुल्तानों के बारे में कुछ जानकारियां हैं। ये हम बात कर ही चुके हैं कि उनके बारे में जो तारीख और उनसे प्रशासन की जानकारी हमें प्राप्त होती है। Inscriptions, coins and architecture provide a lot of information. Further valuable sources are history, Tariq, written in Persian, the language of administration under the Delhi Sultan. The authors of Tariq were learned men, secretaries, ये भी हम बात कर चुके हैं कि ये तारीख लिखने वाले लोग ज्यादातर विद्वान थे, या सेक्रेटरी प्रशासक थे, पोइट थे, कोर्टियर्स थे, जो कि शासक को सलाह दिया करते थे। फ्रॉम गैरिशन टाउन टू एम्पायर, ये दिल्ली की बात हम कर रहे हैं कि दिल्ली जो है वो एक गैरिशन टाउन हुआ करता था, जो बाद में एक विशाल साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हुआ। तो इसके पीछे किस किस का रोल रहा, क्या कारण रहे, उन्हीं के बारे में बताया गया है। In the early 13th century, the control of Delhi sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. तो 13th सेंचुरी की बात करें तो दिल्ली का शासन कोई बहुत ज्यादा बाहर तक नहीं था, ये गैरिशन टाउन्स तक ही लिमिटेड था। ये मैप एक बुक में दिया हुआ है जिसमें ये दिल्ली का एक एरिया यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। तो दिल्ली सुल्तान जो सल्तनत थी वो दिल्ली के आसपास वाले कुछ एरियाज में था, जो बाद में ये विस्तृत होता गया। Delhi's authority was challenged by Mongols and by governors who rebelled at any sign of the Sultan's weakness. दिल्ली की जो सत्ता थी, अथॉरिटी थी, उसको मंगोल जो इन्वेडर्स थे, आक्रमणकारी थे, उन्होंने चैलेंज किया। इसके अलावा ऐसे गवर्नर या प्रशासक जो थे जो भांप लेते थे कि सुल्तान कमजोर हो गया है, उस समय वो लोग विद्रोह करते थे। द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सुल्तान सल्तनत टुक प्लेस अंडर द रेन ऑफ बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। अगर हम बात करें कि पूरे सल्तनत पीरियड में जो दिल्ली साम्राज्य था या सल्तनत थी, इसके विस्तार का काम किन किन शासकों ने किया, तो इसमें मुख्य रूप से 2-3 शासकों का ही नाम आता है। इसमें एक तो बलबन जो कि दास वंश का था, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी से, और मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी। तो इन लोगों ने काफी प्रयास किए। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन, प्रशासन और इनका जो है सुदृढ़ीकरण या कंसोलिडेशन। To have reliable governors, the early Delhi Sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military service called bandage in Persian.
या बंदगान, बंदगान इसको कहते हैं। तो जो खास करके जो गवर्नर किस पर भरोसा किया जाए, कौन एक स्थायी शासक के रूप में हेल्पर हो सकता है, तो जो इल्तुतमिश था जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक बना, उसने दासों पे ज्यादा भरोसा किया और एक बंदगान चालीसा जो है बनाया, यानी दासों का एक समूह बनाया जिसमें 40 दास इंपोर्टेंट जो थे वो रखे गए। The Khaljis and Tughlaqs continued to use bandage and also raise people of humble birth who were their clients to high positions like governors and generals. इसके बाद में खलजी शासकों और तुगलक जो शासक थे उन्होंने भी वो दासों को बनाए रखना चालू रखा, और हम उसके अलावा उन्होंने जो है जो हम्बल बर्थ के लोग थे, साधारण लोग थे, उनको भी प्रशासन में महत्वपूर्ण जगह दी। खास करके जो उनके क्लाइंट्स हुआ करते थे उनको उच्च स्थानों पे, उच्च पदों पे स्थापित किया, जैसे कि गवर्नर बनाया, जनरल बनाया। The Khalji and Tughlaqs appointed military commanders as governors of territories of varying sizes. अब खलजी और जो तुगलक रूलर्स थे उन्होंने मिलिट्री कमांडर्स को भी गवर्नर्स के रूप में पदस्थापित किया। These lands were called इक्ता and their holders, ये जो अलग अलग जो एरियाज थे, टेरिटरीज थे, इनको इक्ता कहा गया, और इनके जो हेड होता था, इक्ता को जो संभालता था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाला व्यक्ति था, उसको इक्तेदार या मुक्ति कहा जाता था। The duty of muktis was to lead military campaigns and maintain law and order in their iktas. अब इन मुक्तिज का रोल क्या था या इक्तेदारों का रोल क्या था? इनका मुख्य काम जो था, ड्यूटी जो थी, वो ये थी कि ये मिलिट्री कैंपेन्स में भाग लेंगे और साथ ही अपनी इक्ता में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाए रखेंगे। In return, Muktis collected the revenues of their assignment as salary. They also paid their soldiers from this revenue. इसके एवज में जो मिलिट्री कैंप सर्विस देते थे और लॉ एंड ऑर्डर रखते थे, इसके एवज में वो रेवेन्यूज कलेक्ट किया करते थे अपनी इक्ता से, और अपनी सैलरी, अपने खर्चे उसी से चलाते थे, और साथ में ही अपने सोल्जर्स की सैलरी भी उसी से चलाते थे। अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक, accountants were appointed to check the amount collected by the muktis. अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय तो ये जो रेवेन्यू मुक्तीज द्वारा कलेक्ट किया जाता था उसको चेक करने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए अकाउंटेंट भी नियुक्त किए गए। एक मैप दिया हुआ है, इस मैप में अलाउद्दीन खिलजी का जो साउथ की तरफ जो अटैक्स हुए उनका एक शेड्यूल दिया हुआ है। तो दिल्ली से वो 1302-33 में वारंगल तक गया। इसके अलावा 1296 में वो जो है देवगिरी पे अटैक किया। 1311 में भी वारंगल गया। 1310 1311 में वो है देव समुद्र तक उसने अटैक किया। उसके बाद 1311 में मदुरई तक और तंजावुर तक उसका इन अटैक हुआ। ऊपर से देखे तो 1303 में चित्तौड़ पे अटैक था, 1301 रणथंभौर पे, 1305 में वो जो है देवगिरी पे अटैक किया उसने, और वहाँ के शासक जो थे रामचंद्र देव, उनको पराजित किया। इसके अलावा 1299 में उसने गुजरात पे अटैक किया। तो ये उसके अटैक्स थे, कैंपेन्स थे, और डीप साउथ तक, सुदूर साउथ तक वो जो है उसने अपने साम्राज्य का प्रसार किया। As Delhi Sultans brought the hinterland of the cities under their control, they forced the Samants and the rich landlords to accept their authority. दिल्ली सुल्तानों ने जो हिंटरलैंड है उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया, और वहाँ के जो सामंत थे और रिच लैंडलॉर्ड्स थे उनसे भी अपनी सत्ता मनवाई या अपने अधिकार में उनको लिया। The attack of Mongols under Genghis Khan forced Khaljis and Tughlaqs to mobilize a large standing army in Delhi. अब इन तुर्क शासकों को या खलजी और ये तो सल्तनत कालीन शासक जो थे, इनको बड़ी स्थायी आर्मी क्यों बनानी पड़ी? इसके पीछे कारण था मंगोल आक्रमण। तो खास करके जब चंगेज खान और उसके बहुत सारे जो सक्सेसर्स थे, उन्होंने जब दिल्ली पे बार बार रिपीटेडली आक्रमण किया, तो इन्होंने एक बड़ी स्थायी सेना का निर्माण किया। इस चैप्टर में आपके सामने यहाँ अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जो कि इम्पोर्टेंट सल्तनत रूलर्स थे, उनका एक चार्ट दिया हुआ है, दोनों में कंपैरिजन दिया हुआ है, तो इसमें भी अपन एक बार देख लेते हैं।
Alauddin Khilji, Delhi attacked twice in 1299, 1300 and 1302 to 1303. As a defense measure, Alauddin Khilji raised a large standing army. 1299 में और 1302-1303 में मंगोल आक्रमण हुए दो बार, जिसके कारण उसको एक बड़ी स्थायी सेना रखने को मजबूर हुआ। इधर हम बात करें तो द सल्तनत वर अटैक्ड इन द अर्ली इयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रेन। मोहम्मद बिन तुगलक के शुरुआती वर्षों में ही मंगोल अटैक हुए और मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड, मंगोलों को पराजित भी किया। मोहम्मद तुगलक वाज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी एंड हिज रिसोर्सेज टू प्लान एन अटैक ऑन ट्रांसओक्शियाना। ही देयरफॉर रेज्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। मोहम्मद तुगलक को जो है विश्वास भी था कि उसकी जो आर्मी है वो इन मंगोलों को स्थायी रूप से डिफीट कर सकती है, तो उसने ट्रांसओक्शियाना पे अटैक करने के लिए भी एक बड़ी आर्मी बनाई। Alauddin Khilji constructed a new garrison town named Siri for his soldiers. अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया शहर भी बसाया दिल्ली के पास में ही, जिसका नाम था सिरी, और यहाँ पर वो विशेष रूप से जो है सैनिकों को रखना या बसाना चाहता था। मोहम्मद तुगलक नया गैरिशन टाउन बसाने की बजाय उसने जो पुराने 4 शहर थे दिल्ली के, जिसमें दिल्ली कोहना वाज एम्प्टीड ऑफ इट्स रेजिडेंट्स एंड द सोल्जर्स गैरिशन देयर, तो उसने जो है दहली कोहना जो खाली था वहां पर सैनिकों को बसाया। द रेजिडेंट ऑफ द ओल्ड सिटी वर सेंट टू द न्यू कैपिटल ऑफ दौलताबाद इन द साउथ, और जो नया शहर उसने बसाया था, नई कैपिटल जो बनाई थी दौलताबाद में, देवगिरी जिसको कहा जाता है, वहां पर जो इसके पुराने रेजिडेंट्स थे उनको भेज दिया। इसके अलावा द सोल्जर्स हैड टू बी फेड। दिस वाज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। टैक्स वाज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द पीजेंट्स यील्ड। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सैनिकों को खिलाने के लिए जो है गंगा यमुना के जो दोआब से जो टैक्स था, जिसको 50% इन्होंने कर दिया था, वहां से उनका खर्चा चलाया जा रहा था। और मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया, अर्थात गंगा यमुना के दोआब से टैक्स आर्मी का कलेक्ट करके आर्मी का खर्चा चलाया जाता था। बट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग सच ए लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान लेविड एडिशनल टैक्सेस। दिस कोइंसाइडेड विद फैमिन इन द एरिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक से गलती क्या हुई कि उसने 50% टैक्स के अलावा जो है लेविड एडिशनल टैक्सेस भी इम्पोज कर दिए गंगा यमुना दोआब के फार्मर्स पे, जिस और साथ में ही उस समय अकाल भी पड़ा, जिसके कारण वहां की स्थिति खराब हो गई। The soldiers had to be paid. Alauddin chose to pay his soldiers salaries in cash rather than iktas. The soldiers would buy their supplies from merchants in Delhi, and it was thus feared that merchants would raise their prices. To stop this, Alauddin controlled prices of goods in Delhi. Prices were carefully surveyed by the officers, and merchants who did not sell at the prescribed rates were punished. अलाउद्दीन खिलजी ने इतनी कम सैलरीज में काम करने के लिए, कम वेतन में काम चलवाने के लिए बहुत सारे सुधार किए। तो एक तो उसने ये किया कि जो लैंड दी जाती थी पहले सोल्जर्स को या इक्ता दिए जाते थे वो बंद कर दिया, और उसके स्थान पे उनको नकद वेतन देना स्टार्ट किया, कैश सैलरीज। और जो व्यापारियों को जो है उसने सामान बेचने के लिए बाजार खुलवाए, और खास करके वहां से जो फिक्स प्राइसेस शॉप्स भी स्थापित की गई, अर्थात निश्चित राशन की दुकानें, कीमत की दुकानें, और कीमतों पर भी उसने कंट्रोल किया, और जो व्यापारी तय की गई कीमतों पर सामान नहीं बेचते थे उनको दंड भी दिया गया। मोहम्मद तुगलक की बात करें तो वो भी अपने सोल्जर्स को कैश सैलरीज दिया करता था, बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइसेस ही यूज्ड टोकन करेंसी। उसने कीमतों को नियंत्रण या प्राइस कंट्रोल करने की बजाय टोकन करेंसी इंप्लीमेंट की, समवॉट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी, और ये वैसे ही थी जैसे कि आजकल कागज की करेंसी चलती है, बट मेड आउट ऑफ चीप मेटल्स, नॉट गोल्ड एंड सिल्वर। लेकिन ये किससे बनाई गई, जिसमें खास करके गोल्ड और सिल्वर नहीं था, तांबा और टिन वगैरह की। पीपल इन द 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्ट दीज कॉइन्स। तो 14th सेंचुरी के लोगों को इस पे भरोसा नहीं हुआ, और वो बहुत चालाक थे, उन्होंने गोल्ड और सिल्वर को तो अपने पास रख लिया और टैक्सेस पे करने के लिए टोकन करेंसी को यूज किया। इससे जो है उनका एक तो नकली जो करेंसी थी, काउंटरफीट करेंसी इजीली मार्केट में स्प्रेड हो गई, और गोल्ड और सिल्वर जो है सारा लोगों ने जमा कर लिया, तो ये एक उससे मिस्टेक हुई।
अलाउद्दीन जो प्रशासक था, उनके जो प्रशासनिक सुधार थे वर क्वाइट सक्सेसफुल, वो काफी सफल रहे। एंड क्रॉनिकलर्स प्रेज्ड हिज रेन फॉर इट्स चीप प्राइसेस एंड एफिशिएंट सप्लाईज ऑफ गुड्स इन द मार्केट। तो लोगों ने जो, खास करके इतिहासकारों ने जो है उसके कीमत नियंत्रण, प्राइस कंट्रोल और सस्ती कीमतों का जो प्रशासन था उसकी तारीफ की है। He successfully withstood the threat of Mongol invasions, और उसने सफलतापूर्वक मंगोल आक्रमणों का भी सामना किया। दूसरी तरफ मोहम्मद तुगलक का जो प्रशासनिक सुधार थे वो असफल हुए, फेल्योर डिक्लेयर हुए। कैंपेन्स इनटू कश्मीर वाज ए डिजास्टर, जो उसने एक कश्मीर में अभियान किया था वो बिल्कुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ और पूरी सेना उसकी डैमेज हो गई। He then gave up his plans to invade Transoxiana and disband his large army. ट्रांसोक्शियाना पर अटैक करने के लिए जो उसने एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार की थी, बाद में उसने उसको प्लान को रिजेक्ट कर दिया और आर्मी को क्षतिग्रस्त कर दिया। मीनवाइल इज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशंस, उसके जो प्रशासनिक सुधार थे उनसे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हुई। लोगों को दौलताबाद ले जाना, वापस उनको दिल्ली लाना, टैक्सेस बढ़ा देना, फेमीन अकाल के समय में भी गंगा यमुना के दोआब से किसानों से जबरदस्ती टैक्स लेना, ये सब ने जो है उसके विरुद्ध एक विरोधी स्वर तैयार किया। एंड फाइनली द टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉल्ड, और बाद में जो टोकन करेंसी उसने स्टार्ट की थी उसको भी वापस ले लिया गया। तो कुल मिलाकर ये था कि दोनों ने ही काफी दूरगामी प्रयास किए शासन को सुधारने का, लेकिन इसमें अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो सफल रहे और जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो असफल शासक घोषित हुआ। द सल्तनत इन द 15th and 16th centuries. The Tughlaq, the Sayyid and Lodi dynasties ruled from Delhi and Agra until 1526. 1504 में जो है सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की और आगरा को कैपिटल के रूप में एस्टेब्लिश कर लिया था। तो दिल्ली और आगरा दो सेंटर हो गए। By then, Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan, and entire South India had independent rulers who had established flourishing states and prosperous capitals. 15th और 16th centuries में आते आते जौनपुर, बेंगोल, मालवा, गुजरात और राजस्थान जो है और पूरी तरीके से जो साउथ इंडिया था वो स्वतंत्र हो गया दिल्ली सल्तनत से, और इन्होंने अच्छे खासे अपने साम्राज्य स्थापित किए और इनकी राजधानियां भी काफी समृद्ध रही। न्यू रूलिंग डायनेस्टीज लाइक द अफगान्स एंड राजपूत आल्सो अरोज ड्यूरिंग द पीरियड, और इस समय तक नए शासक जिनमें खास करके अफगान और राजपूत शासक थे वो भी उभर करके आए सामने। इन 1526 मुगल्स एस्टेब्लिश देयर एम्पायर, और 1526 ईस्वी में मुगलों ने, जिसमें बाबर जो था उसने दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित की और इब्राहिम लोदी को पराजित किया। शेरशाह सूरी challenged and defeated the Mughal emperor Humayun. He captured Delhi and established his own dynasty. बाद में शेरशाह सूरी जो था उसने 1540 ईस्वी में जो मुगल शासक हुए हुमायूं उनको डिफीट किया और दिल्ली पर अपनी सत्ता स्थापित की। Although he ruled for only 14 years, इस डायनेस्टी का शासन जो था वो केवल 15 साल रहा। इसमें शेरशाह सूरी का शासन तो 1540 से 1545 तक ही रहा, लेकिन शेरशाह सूरी के जो प्रशासनिक सुधार थे वो एक रोल मॉडल बने बाद के शासकों के लिए और खास करके मुगल एम्परर अकबर के लिए। When he consolidated the Mughal Empire, Rajia, the daughter of Sultan Iltutmish, became the Sultan of Delhi in 1236, but she was dethroned only in 1240 only for being a woman and was unacceptable to the nobles. रजिया जो भारतीय इतिहास में प्रमुख मुस्लिम शासिका के प्रथम मुस्लिम शासिका के रूप में जानी जाती है, वो इल्तुतमिश के बाद जो इल्तुतमिश के जो पुत्र थे वो इतने काबिल नहीं थे, योग्य नहीं थे, तो उनको उनके स्थान पे वो सुल्ताना बनी, शासक बनी, रूलर बनी। लेकिन वहाँ के जो नोबल्स थे, मुस्लिम जो नोबल्स थे, कोटियर्स थे, उनको ये पसंद नहीं आया कि एक महिला शासिका बने, तो उन्होंने 1240 में उसको पद से हटा दिया और उसकी हत्या करवा दी। Even a famous chronicler of the age, Minhaj Siraj, recognized her as more able than all her brothers, but was not comfortable with her only for her being a lady. तत्कालीन एक इतिहासकार हुए मिनहाज सिराज, उन्होंने जो है उसके भाइयों से ज्यादा उसको योग्य माना, लेकिन फिर भी वो एक महिला होने की वजह से उसको शासिका के रूप में स्वीकार नहीं करता था।
In the early 13th century, there was no significant expansion of Delhi beyond heavily fortified town occupied by garrisons. It was only during the reign of Ghiyasuddin Balban, Alauddin Khilji, Muhammad Tughlaq that's Delhi show expansion. दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि जो दिल्ली की जो सीमाएं थी वो ज़्यादा विस्तृत नहीं थी, लेकिन बाद में गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जैसे पावरफुल की डायनेमिक जो रूलर्स हुए, इन्होंने दिल्ली को बहुत विशाल स्तर पे फैलाया. The expansion was initiated by the internal frontier. Forests were cleared in the Ganga Yamuna Doab, and hunter-gatherers and pastoralists expelled from their habitats, and these lands were given to the peasants in order to promote agriculture. रीजनल ट्रेड्स वर ऑल्सो प्रोमोटेड. और ये विस्तार जो हुआ उसमें पहले तो इंटरनल जो फ्रंटियर्स थी, सीमाएं थी, उनका विस्तार किया गया, जिसमें फॉरेस्ट को कट किया गया गंगा यमुना दोआब से, और खेती की जमीन बढ़ाई गई, और जो वहाँ के पेस्टोरलिस्ट थे, रहने वाले लोग थे, हंटर गेदरर्स थे, उनको वहाँ से हटा दिया गया, और ये जमीनें जो किसानों को दे करके कृषि को विस्तार दिया गया. इसके साथ ही रीजनल ट्रेड्स वर ऑल्सो प्रोमोटेड, व्यापार को भी बढ़ावा दिया गया. सेकेंड जो स्टेज हुई इसमें वो एक्सटर्नल फ्रंटियर्स थी. उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने जो सदर्न इंडिया में और मोहम्मद तुगलक ने बाद में जो है इस विस्तार को बाहरी सीमाओं तक फैलाया. The armies of Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent till the reign of Muhammad Tughlaq. दिल्ली सुल्तान की जो सीमाएं थी वो काफी दूर तक, बड़े स्तर तक सब कॉन्टिनेंट के भाग पहुंची मोहम्मद तुगलक के समय में. दे डिफीटेड राइवल्स सीज सिटीज, इन्होंने अपने विरोधियों को पराजित किया और कई सारे शहरों पे अधिकार किया. द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री, ये किसानों से टैक्स लिया करते थे. The early Delhi Sultans favored the appointment of their slaves purchased of military services as governors to control the administration of the vast empire. हम बात कर ही चुके हैं कि दिल्ली सुल्तान जो थे स्टार्टिंग वाले, शुरुआत के, उन्होंने जो है दासों पर ज्यादा भरोसा किया और उन्हीं को मिलिट्री सर्विसेज और गवर्नर जैसे प्रशासकीय पद उनको दिए. These slaves were totally dependent upon their master and so they were more reliable and trustworthy. ये पूरी तरीके से अपने शासक पे निर्भर होते थे, तो इसलिए इनको जो है ज्यादा रिलायबल और ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीय माना गया. इनको पर्शियन लैंग्वेज में बंदगान कहा जाता था. खलजी एंड तुगलक continued the use of Balbans and also raised peoples of humble birth. ये हम बात कर ही चुके हैं कि जो खलजी थे और तुगलक्स जो थे, उन्होंने इन दासों पे ज्यादा भरोसा किया. इसके अलावा उन्होंने जो साधारण जो लोग थे उनको भी उच्च पदों तक पहुंचाया. This system was criticized by the elites and authors of Tariq because of the new high class people were in fact low and low base born. लेकिन ये जो व्यवस्था इन्होंने की थी स्लेव और खलजी और जो तुगलक डायनेस्टी के रूलर्स थे, कि जो साधारण बैकग्राउंड के लोग थे, साधारण जन्म के आधार पे जो सामान्य लोग थे, उनको उच्च पद देना, उसका इन इतिहासकारों ने जो है और जो नोबल था उन्होंने विरोध किया और एक नई कास्ट जो थी उसको निम्न स्तर का या निम्न जन्म पे वाले माना. Khalji and Tughlaq monarchs, like their predecessors, appointed military commanders as governors of territories of varying sizes. ये हम बात ही कर चुके हैं कि उन्होंने अलग अलग एरियाज बनाए जो आजकल के राज्यों की तरह थे, जिन्हें इक्ता कहा गया, और इनके जो मुखिया थे, होल्डर्स थे, उनको इक्तेदार या मुक्ति कहा गया. ये मुक्ति ही वहां का प्रशासन चलाया करते थे. अकाउंटेंट्स की बात हम कर ही चुके हैं कि रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो है उन पे कंट्रोल करने के लिए, उनको चेक करने के लिए अकाउंटेंट्स की अपॉइंटमेंट भी की गई, और जो तय था उससे अधिक जो है ये नहीं लिया जा सकता था. Delhi Sultan had complete control over the hinterland of the cities, and so the Samantaj aristocrats were forced to accept their authority. During Alauddin Khilji's regime, the state brought the assessment and collection of land revenue under its control. जो hinterlands थी उनको भी जो है cities के कंट्रोल में लाया गया, और खास करके अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इनके प्रशासन और रेवेन्यू कलेक्शन जो था उसको भी पूरी तरीके से कंट्रोल में किया. देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, 3 प्रकार के टैक्सेस लिए जाते थे. पहला जो कल्टीवेशन, कृषि पे टैक्स था जिसको खराज कहा जाता था, जो कि लगभग जो कुल उत्पादन जो होता था उसका 50% तक होता था.
कैटल पशुओं पर भी एक कर लिया जाता था जिसे चरी कहा जाता था, और एक घरों पे कर लिया जाता था जिसे घरी कर के नाम से जाना जाता था। As large part of the subcontinent was outside the control of Delhi Sultan, it was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi. Hence, soon after annexion of southern India, the entire region became independent. The local chieftains established their rule in these regions. अब एक चीज ये भी थी कि बहुत सारे जो सब कॉन्टिनेंट के थे, जैसे बंगाल है या दक्षिण भारत के जो सुदूर वाले जो एरियाज थे, उनको दिल्ली से कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम था। तो जैसे ही एनेक्शन हुआ सदर्न इंडिया के, इन पे अधिकार किया, तो तुरंत बाद उसके स्वतंत्र हो गए और इन्होंने जो है वहां पर अपने स्वतंत्र शासन की स्थापना की। The Mongols led by Genghis Khan invaded Transoxiana in northeast Iran in 1219. Such attacks frequented during the reign of Alauddin Khilji and in the early days of Muhammad Tughlaq's rule. मंगोल जो है चंगेज खान के नियंत्रण में वो ट्रांसओक्शियाना जो कि नॉर्थ ईस्ट ईरान की तरफ था, वहां पर 1219 तक अटैक किया और बाद में भी अटैक जारी रहे, खास करके अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। इसकी वजह से दोनों ही शासकों ने बड़ी सेना तैयार की थी। आफ्टर तुगलक द सैयद एंड लोधी डायनेस्टीज रूल्ड 1526, और जो जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात और राजस्थान जैसे बड़े राज्य जो थे वो इस अवधि में डेवलप हुए। Some small but powerful and extremely well administered states also emerged, जिसमें शेरशाह सूरी की हमने बात करी। शेरशाह सूरी का शासन 1540 से 1545 तक था और उसका प्रशासनिक जो परिवर्तन था वो बाद के शासकों के लिए एक मॉडल के रूप में रहा। ये हुमायूं की बात है कि हुमायूं को पराजित करके शेरशाह सूरी ने अपना शासन स्थापित किया। उसके बाद मुगल एम्परर जो थे, उन मुगल डायनेस्टी के शासक थे जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे, उनका शासन स्थापित हुआ। अब हम इस चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए उनकी बात कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस चैप्टर के पीछे वाले, उनकी बात करते हैं। विच रूलर फर्स्ट एस्टैब्लिश हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली? तो दिल्ली में सबसे पहले कौन से शासकों ने जो है अपनी राजधानी के रूप में दिल्ली को स्थापित किया? तो ये आंसर है द तोमरा राजपूत वर द फर्स्ट रूलर्स हु एस्टैब्लिश्ड देयर कैपिटल एट दिल्ली। तो इसमें जो तोमर राजपूत रूलर्स थे उन्होंने दिल्ली में सबसे पहले राजधानी के रूप में दिल्ली को स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सुल्तान? दिल्ली सुल्तान जो थे उनकी प्रशासनिक भाषा कौन सी रही या ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी? सो आंसर इज इट वाज पर्शियन, फारसी। थर्ड क्वेश्चन, इन हुज रेन डिड सल्तनत रीच इट्स फारदेस्ट एक्सटेंट? किसके शासन में दिल्ली की सल्तनत का जो साम्राज्य था वो दूर तक, सुदूर दक्षिण तक फैला? तो द सल्तनत रीच्ड इट्स फारदेस्ट एक्सटेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रेवल टू इंडिया? एक हिस्टोरियन थे जो कि इस पीरियड में इंडिया उन्होंने विजिट किया, इब्न बतूता। तो ये कौन से कंट्री से आया था? इब्न बतूता बिलोंग टू मोरक्को, अफ्रीका एंड ट्रेवल टू इंडिया। तो ये अफ्रीका के मोरक्को से भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस व्हाई वाज इट इंपॉर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट्री इन माइंड? कि सर्कल ऑफ जस्टिस के न्याय के तहत किसानों के लिए, मिलिट्री कमांडर्स के लिए क्यों आवश्यक था कि वो किसानों के हितों को हमेशा अपने ध्यान में रखे? तो अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ पीजेंट्री इन माइंड एज इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग। इन निम्न कारणों से इस बारे में हमें पता चलेगा। ए किंग सर्वाइव्ड ऑन सोल्जर्स, राजा जो है हमेशा सैनिकों पर निर्भर होता था और सैनिक जो है वो सैलरी के लिए काम करते थे। सैलरी जो है वो किसानों से जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था उस पे उसी से दी जाती थी। तो पीजेंट वुड पे रेवेन्यू व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी, और पीजेंट्स रेवेन्यू कब देंगे? जब वो प्रॉस्परस होंगे और खुश रहेंगे। अगर उनको परेशान किया जाएगा तो रेवेन्यू नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा तो आर्मी नहीं हो पाएगी, और आर्मी नहीं है तो इन शासकों का सर्वाइवल नहीं हो सकता था। इसलिए हमेशा सर्कल ऑफ जस्टिस मानते हुए जो किसान थे उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत? की आंतरिक और जो बाह्य सीमाएं थी सल्तनत का पीरियड की, सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत की, उससे क्या तात्पर्य है?
द इंटरनल फ्रंटियर मीन्स द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन। गैरिसन टाउन की जो हिंटरलैंड हुआ करता था, आसपास का जो एरिया था, वो इंटरनल फ्रंटियर्स हैं, जबकि एक्सटर्नल फ्रंटियर्स जो थे वो बियॉन्ड हिंटरलैंड, हिंटरलैंड के बाद का जो एरिया होता था उसे बाह्य सीमा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, what were the steps taken to ensure that Muktis performed their duties? Why do you think they may have wanted to defy the orders of the sultans? जो मुक्तीज के जो ड्यूटीज थी, कर्तव्य जो थे, उसको सुधारने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए क्या कंट्रोल, कौन कौन से कदम उठाए गए, और आप क्या सोचते हैं कि इन्होंने सुल्तान के जो ऑर्डर्स को डिफाई किया होगा या उसके उल्लंघन किया होगा? तो स्टेप जो ली गई वो ये थी, अपॉइंटमेंट ऑफ अकाउंटेंट्स टू चेक द अमाउंट कलेक्टेड बाय द मुक्तीज, कि जो मुक्तीज रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे थे उसको चेक, वो सही कर रहे हैं, तय किया हुआ ही कर रहे हैं, इसको चेक करने के लिए अकाउंटेंट्स लगाए गए। मुक्तीज का ट्रांसफर किया जा सकता था एक एरिया से दूसरे एरिया, एक एकता से दूसरे एकता में। कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज ओनली विच वर प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट, नॉट मोर देन दैट इन एनी सर्कमस्टांसेस। रेवेन्यू का जो कलेक्शन था वो जो स्टेट या शासक के द्वारा तय किया गया था उसी वो ही लेना था, न उससे ज्यादा नहीं। फिक्सेशन ऑफ लिमिट टू कीप द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों की संख्या भी निश्चित रखी गई। द मुक्तीज में हैव वांटेड टू डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ द सुल्तान्स बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन देम वर वेरी रिगरस। मुक्तीज ने कोशिश भी की, कई सारे मुक्तीज ने सुल्तान के आदेशों की अवहेलना करने की कोशिश की, लेकिन उसके नतीजे जो थे, ये जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो बहुत ही कष्टदायी थे इनके लिए, और इनका अपॉइंटमेंट भी टेम्पररी था। तो ये सारी चीजें थी, और इन सभी उपायों को अपनाते हुए उन पे नियंत्रण रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द मंगोल इन्वेजन ऑन दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सुल्तान पर मंगोल आक्रमणों का प्रभाव क्या रहा? तो इसका आंसर होगा, द दिल्ली सुल्तान मोबिलाइज लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली, पर उनको बड़ी सेना रखनी पड़ी, और उससे उनको जो है बड़ा एक प्रशासनिक चैलेंज, चुनौती भी आई। Alauddin Khilji constructed a new garrison town at Siri for his soldiers. He imposed taxes on land to feed the army at the rate of 50% of each seal. He began to pay the soldiers in cash. तो हम अलग अलग शासकों की बात हमने करी है। वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सिरी में सैनिकों के लिए एक अलग से शहर बसाया, और जो इसके टैक्स थे, खर्चे चलाने के लिए आर्मी के 50% टैक्स इम्पोज किया, और इसके अलावा उनको कैश में पेमेंट भी किया। मोहम्मद बिन तुगलक, उसने दिल्ली शिफ्ट किया, जो लोगों को, पुराने लोग थे उनको दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया, और गैरिसन टाउन के रूप में दिल्ली को डेवलप करते हुए आर्मी रखी। बाद में उसने आर्मी को डिसबैंड भी किया, और सैनिकों को, जो सोल्जर्स को, कैश पेमेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द ऑथर्स ऑफ तारिक वुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन? क्या आपको लगता है कि तारिक के जो लेखक थे उन्होंने कॉमन मैन, आम आदमी और साधारण महिला और पुरुषों के बारे में जानकारी दी होगी? आई डोंट थिंक लाइक दैट। इट इज बिकॉज, मैं ऐसा नहीं मानता। इसका आंसर हम ऐसे दे सकते हैं, इट इज बिकॉज द ऑथर्स ऑफ तारिक लिव्ड इन द सिटीज मेनली दिल्ली, दे वर नॉट इन टच ऑफ विलेज पीपल। ये लोग शहरों में ही रहा करते थे, खास करके दिल्ली में, और ये गाँवों के लोगों से, ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों से ज्यादा परिचित नहीं थे। They often wrote their histories for sultans in the hope of rich reward, और इन्होंने जो इतिहास लिखा, हिस्ट्री लिखी, वो रिवॉर्ड प्राप्ति के लिए लिखा था, इनाम पाने के लिए लिखा। They had nothing to do with common mass, इनका आम लोगों से कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं था। Hence it was obvious that the information provided by them would lack ordinary men and women. इसलिए हम मान सकते हैं कि इनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आम लोगों के बारे में, जनसाधारण के बारे में नहीं है। Next question, Razia Sultan was unique in the history of Delhi Sultanate. Do you think women leaders are accepted more readily today? रजिया सुल्तान जो है वो इतिहास में, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण शासिका रही, यूनिक है। क्या आपको लगता है कि आज भी महिलाओं के शासन को आसानी से स्वीकार किया जाता है? We think that even today women leaders are not accepted more readily. We can see this in respect of 33 reservation of women in parliament. आज भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि 33% जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया था, उस मामले में भी जो बातें संसद में हमने देखी, उससे तय होता है कि ये वातावरण आज भी कहीं ना कहीं चल रहा है।
Next question, why were the Delhi Sultans interested in cutting down forests? Does deforestation occur for the same reasons today? दिल्ली सुल्तानों ने क्यों जंगल काटे, वनों को क्यों काटा, और क्या आपको लगता है कि ये जो डिफोरेस्टेशन की प्रक्रिया आज भी उन्हीं कारणों से की जाती है? The Delhi Sultans were interested in cutting down forests to expand their kingdom, which was still then restricted to the Delhi Sultanate. पहले उनकी दिल्ली तक की उनकी सत्ता थी और उसको विस्तारित रूप देने के लिए उन्होंने फॉरेस्ट को कटिंग करवाई। आजकल इन कारणों से नहीं किया जाता। फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन जो है इन रीजन्स से नहीं होता है। Today it occurs for additional land for habitation, road expansion, road construction, industries and urbanization. आजकल जो वनों की कटाई की जाती है उसके जो मुख्य कारण है वो है घर बनाने के लिए, रोड, सड़कें बनाने के लिए, इसके अलावा रोडों को चौड़ा करने के लिए, सड़कों को चौड़ा करने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए या फिर नगर बसाने के लिए किया जाता है। तो साथियों ये था आपका चैप्टर 3, जिसमें हमने दिल्ली सुल्तानों के बारे में बात की और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स थे उनके बारे में बात करी। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा और इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए बोधिलता पर। थैंक यू वेरी मच।